ये एनिमे जब रिलीज होगा तो जरूर धमाका करेगा। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस एनिमे के मेन कैरेक्टर के अंदर जो गर्मी है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जब वो बाहर निकलेगा तो अच्छे अच्छे लोगों की वाट लगने वाली है। गाचियाकुता ये एनिमे एयर तो जुलाई में होने वाला है, लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा भाई साहब मुझसे नहीं रहा गया और मैंने इसकी मांगा को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने वॉल्यूम 1 को पूरा पढ़ डाला है। इसके वॉल्यूम 1 को पढ़ने के बाद बस मैं यही बोलूंगा कि इस एनिमे में जो हमें वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिल रही है, साथ में जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले अभी तक, उसके हिसाब से ये एनिमे मुझे काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं ऑल इन हूँ इसके लिए। गाचियाकुता, अगर तुमने इस एनिमे के बारे में नहीं सुना है या फिर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी है इस एनिमे को लेकर, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्या पता तुम भी मेरी तरह इस एनिमे के रिलीज होने से पहले इसकी मांगा पढ़ना शुरू कर दो। गाचियाकुता इस एनिमे के वर्ल्ड में चीजों को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तरफ जहाँ पे गरीब एंड क्रिमिनल्स के डिसेंडेंट लोग रहते हैं, दूसरी तरफ काफी ही ज्यादा अमीर और लेविश टाइप के लोग रहते हैं। और ये सुनने के बाद वन पीस फैन, तुम्हारे दिमाग में कुछ घंटी बजी या फिर नहीं? तुम्हें किसी वन पीस के आर्क की याद आ रही है या फिर नहीं आ रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाचियाकुता इस एनिमे के वर्ल्ड में जो अमीर लोग हैं, उनके सारे गार्बेज, इवन छोटी से छोटी चीज अगर हल्की सी भी फट जाए वो उसे तुरंत ही फेंक देते हैं और ये सारा गार्बेज बच जाता है अनदर साइड जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। गरीब लोग की तरफ एक बहुत ही बड़ा सा डिस्पोजेबल पीट है, जिसमें सारे गार्बेज को फेंका जाता है और जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं जो क्राइम करते हैं, इसी डिस्पोजेबल पीट में फेंका जाता है। और ये डिस्पोजल पीट काफी ही ज्यादा बड़ा है भाई, 106 से भी बड़ा है, काफी ही ज्यादा बड़ा है। कि इसमें जब अपना मेन कैरेक्टर जाता है, जो कि क्यों जाता है, कैसे जाता है, आगे बात करेंगे। इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन कैरेक्टर। इसकी आधी पर्सनालिटी एकदम बाकुगो की तरह है और आधी पर्सनालिटी डेकू की तरह है। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग यू द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमे, जिसका फ्रस्ट्रेशन इतना तगड़ा है कि जब बाहर निकलता है तो अच्छे अच्छे लोगों की वॉट लग जाती है। रूडो, जो कि यहाँ पे एक ट्रैश रेडर है, जो कि अमीरों के इलाके में जाके उनका जो कूड़ा कचरा होता है, जिसमें जो अच्छी चीज होती है, जो अमीर लोग हल्का सा भी खराब होने पे उसे फेंक देते हैं, वो उसे चुरा के लाता है, वो उसे रिपेयर करता है और उससे कुछ पैसे कमा के अपनी जिंदगी काट रहा होता है। लेकिन यहाँ पे रूडो का एक काफी भयंकर पास्ट है, जो कि उसे चैन से भी जीने नहीं देता है। कुछ ऐसे मॉडल तोड़ आके उसका मजाक बनाते हैं उसके पास्ट को लेकर। यहाँ पे जो रूडो का फादर रहता है, वो एक बहुत ही बड़ा किलर रहता है, इसे डिस्पोजेबल पीट में फेंक दिया गया रहता है। अब वो क्या किया रहता है उसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पता लगता है, लेकिन जब रूडो के फादर को डिस्पोजेबल पीट में फेंक दिया जाता है, उसके बाद रूडो को ये बंदा, जिसका नाम रिगोटो है, वो उसे अडॉप्ट कर लेता है अपने बेटे की तरह और उसे पालता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच की काफी अच्छी हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है, काफी होलसम और फनी है, जो कि मुझे मजा जरूर आता है। लेकिन ये मजा ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, क्योंकि यहाँ पे रिगोटो का कोई डोनट बना के निकल पड़ता है और इसका सारा इल्जाम अपने रूडो पे आ जाता है। देखो, रूडो के ऊपर ट्रेस रेडर का शक तो पहले से ही था, तब उसके ऊपर शक हो जाता है एक मर्डर का। ये सभी देखने के बाद रूडो का भी वही हाल होता है जो कि उसके बाबूजी का हुआ था। रूडो को यहाँ पे फेंक दिया जाता है उस बड़े डिस्पोजेबल पीट के अंदर, जैसा कि उसके बाबूजी को फेंका गया था। एंड भाई, यहाँ पे जब रूडो को डिस्पोजेबल पीट के अंदर फेंका जाता है, जो उसका फ्रस्ट्रेशन रहता है, जो उसके अंदर से एक आवाज निकलती है कि तुम लोग कैसे, तुम लोग अंधे हो क्या? तुम लोग को समझ नहीं आता कि मैंने उसको नहीं मारा है? भाई, उसका फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे देखने लायक था। एंड यही मुझे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर की पसंद है। बंदे का जो फ्रस्ट्रेशन है अपने दिल से निकालता है, जो कि मुझे एक्साइट कर जाता है कि भाई ये आगे क्या करेगा, मैं यही देखना चाह रहा हूँ। देखो, रूडो को सांस लेने में तो प्रॉब्लम हो ही रही थी इस डिस्पोजेबल पीट में, जहाँ पे पूरा दिल्ली जैसा एनवायरनमेंट है, लेकिन यहीं पे रूडो का सामना होता है गार्बेज मॉन्स्टर से, जो कि रूडो ने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये गार्बेज मॉन्स्टर ऊपर से कंटिन्यूसली फेंके जा रहे कूड़े से बने हुए थे। जो ऊपर से कूड़े फेंके जा रहे थे, उसके अंदर जो एक हल्की सी एनर्जी होती है, अगर तुम किसी चीज को प्यार से, केयर से रखो एंड बाद में जब तुम उसको फेंक दो, उसके अंदर एक निगेटिव एनर्जी आ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस एनिमे। तो ये गार्बेज मॉन्स्टर उसी नेगेटिव एनर्जी से बने हुए, जो कि किसी भी इंसान की हड्डियां तक चबा डालते हैं। और ये रूडो जब देखता है भाई, उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने रूडो को ऊपर जाना है, लोगों को उनकी औकात दिखानी है, अपने प्रेजेंट बाबूजी का बदला लेना है, लेकिन उसके लिए
सबसे पहले उसको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको पहले मारना पड़ेगा इन गार्बेज मॉन्स्टर को। देखो रूडो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन वाली पावर के साथ इन गार्बेज मॉन्स्टर से लड़ता तो जरूर है, लेकिन वह उनका कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये गार्बेज मॉन्स्टर को तुम नॉर्मल वेपन से नहीं हरा सकते हो। इनको हराने के लिए चाहिए एक स्पेशल वेपन। अब वो क्या है आगे बात करेंगे। रूडो यहाँ पे पूरी कोशिश के साथ लड़ता है लेकिन हार जाता है, कुछ नहीं हो पाता है। और यही चीज यहाँ पे एक और बंदा दूर से रूडो को लड़ता हुआ देख रहा होता है। फिर ये बंदा बैटलफील्ड में आता है अपनी छतरी के साथ, पोपटलाल लेके अपनी छतरी के साथ आता है। इसी छतरी से वो सभी गार्बेज मॉन्स्टर की मार लेता है छतरी घुसा के। भाई सभी गार्बेज मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन उसका जो छतरी वाला वेपन था काफी ही ज्यादा कूल एस फक लग रहा था भाई, काफी कमाल था। एंड इसके बाद जब रूडो इससे कुछ पूछ सकता कि भाई तू कौन है, ये क्या यहाँ पे हो रहा है, ये बंदा रेंजिन सीधा का सीधा रूडो को फेंक देता है स्मगलर के पास। यहीं पे इस एनिमे की सबसे शॉकिंग चीज हमें पता लगती है, जो कि मैंने तो नहीं सोचा था और तुमने भी नहीं सोचा होगा अगर तुम इसे पहली बार पढ़ रहे हो। अभी तक हमें पता चला है कि इसमें दुनिया को दो भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक ही दुनिया है, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ल्ड है जो कि डिस्पोजेबल पीट के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि काफी ही बड़ा है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफी ही ज्यादा डिस्पाइज करते हैं जो लोग ऊपर से आते हैं, और जो लोग ऊपर रहते हैं उनको नीचे वाले इस नाम से बुलाते हैं जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। काफी ही ज्यादा डिस्पाइज करते हैं, जिसका रीजन भी है क्योंकि ऊपर वाले कंटिन्यूअसली कूड़ा फेंकते हैं, जिसके कारण यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम ही टॉक्सिक हो चुका है। लोग सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हर वक्त लोगों को मास्क लगा के रहना पड़ता है। और दूसरी चीज ये कूड़ा फेंकते हैं, जिसके कारण ये मॉन्स्टर क्रिएट हो जाते हैं जो कि लोगों का जीना हराम कर चुके हैं। कभी कभी टाउन में आ जाते हैं और लोगों की मार के ये मॉन्स्टर चले जाते हैं। इसके कारण ऊपर का अगर कोई भी बंदा नीचे आता है, अगर वो जिंदा बच जाता है या फिर अगर उसके कपड़े भी उनको मिल जाते हैं तो उसके वो कपड़ों को बेच देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सैडिस्ट टाइप लोग होते हैं जो कि ऊपर वाले लोगों को टॉर्चर करना चाहते हैं, उनको डाइसेक्ट करना चाहते हैं, उनका पोस्टमार्टम करके अपने आप को एक सुख की प्राप्ति देना चाहते हैं। और जब इन स्मगलर के हाथ में एक ऊपर का बंदा जो कि रूडो है एकदम जिंदा हालत में उन्हें मिलता है, भाई लोग ये एकदम ही खुश हो जाता है। ये भी लाइक कि पैसा ही पैसा होगा, इसे बेचेंगे और अपनी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये लोग रूडो को एकदम चैन से बांध के उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले रूडो की हालत देखकर तरस खाते हैं, तो बोलते हैं ये ले पूरा खा ले जो कि हम नीचे खाते हैं, तू जैसा तो ऊपर कुछ और खाता होगा लेकिन यहाँ पे तुझे यही मिलेगा, ये ले खा ले। तो एक हाथ से निवाला खिलाते हैं कि रूडो यहाँ पे भाई उनकी उंगलियां ही खा जाता है। दैट वाज रियली ऑसम एंड आई रियली लाइक। उनकी उंगलियां ही चबा देता है, बोलता है कि भाई तेरी उंगलियां तो बहुत मस्त है, मैं खाऊंगा और ये कचरा भी मैं खाऊंगा क्योंकि ये खाने लायक है। फिर यहाँ पे रूडो आ जाता है अपने उसी फ्रस्ट्रेशन वाले मोड पे, बोलता है कि साले तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला, मेरे साथ क्या होगा, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगा, तेरे ऐसे आटू झाटू लोगों से मैं नहीं सुनूंगा। एंड इसके बाद रूडो अपने अंदर एक पावर अवेक करता है, उसके ग्लव्स के अंदर एक पावर आ जाती है जिससे वो जो कुछ भी होता है वो उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसी वेपन से की काफी बुरे तरीके से बैंड बजा देता है। इसके बाद रूडो का भी बैंड बज जाता है। इतने सारे पावर अचानक से इस्तेमाल करने के बाद रूडो तुरंत ही बेहोश हो जाता है कि दूर से यहाँ पे ये रेंजिन मादल तोल कैरेक्टर उसे देख रहा होता है। फिर से वह रूडो को स्मगलर के पास इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे पता है ये मेन कैरेक्टर है जो कि आगे चलकर सबकी ही वाट लगाएगा। उसके बाद रेंजिन रूडो को अपने साथ ले चलता है। उसके बाद रेंजिन उसे सब कुछ बताता है इस पूरे डिस्पोजेबल पीट के वर्ल्ड के बारे में। आखिर यहाँ पे ये मॉन्स्टर क्या है, आखिर उसके पास जो पावर आई है वो पावर कैसे अवेक हुई, सब कुछ बताता है। इस दुनिया में अगर तुम किसी भी चीज को केयर से रखो, उसकी परवाह करो, तो उसके अंदर भी फीलिंग आ जाती है, उसके अंदर सोल आ जाती है जो कि एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसे एनिमा कहा जाता है। मॉन्स्टर भी इसी एनिमा एनर्जी से बने होते हैं और इन मॉन्स्टर को हराने के लिए तुम्हें एनिमा एनर्जी से बने हुए वेपन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि अभी रूडो ने जस्ट किया। उसके अंदर एनिमा एनर्जी आ जाती है क्योंकि उसके हाथ में जो ये ग्लव रहता है उसको रिगोटो ने दिया था, जिसको रूडो ने काफी ही केयर के साथ संभाल के रखा हुआ था। अपने हाथ में वो ग्लव्स हमेशा वो पहने रहता है। अब वो ग्लव्स क्यों पहनता है इसके पीछे का एक और रीजन है, जब तुम एनिमे देखना या फिर मांगा पढ़ना पता लग जाएगा। रूडो उस ग्लव को काफी ही संभाल के रखता है, जिसके कारण उस ग्लव्स के अंदर एक फीलिंग आ जाती है, उसके अंदर एक सोल आ जाती है और वही सोल कन्वर्ट हो जाती है एनिमा एनर्जी में, जो कि अभी रूडो के अंदर अवेक हुई है। ये सभी सुनते ही रूडो को यहाँ पे रिगोटो की बात याद आती है, जो कि
रिगोटो ने भी उसको कुछ ऐसा ही बोला था। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे रिगोटो ऑलरेडी डिस्पोजेबल पिट के अंदर जा चुका है या फिर उसे कैसे पता है, ये चीज मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। होप आगे चलकर इसका जरूर कुछ एक्सप्लेनेशन होगा। देखो भाई, इसके बाद जो रेंजी होता है वो रूडो को सीधे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे साथ क्लीनर की टीम में आओगे। हम क्लीनर लोग जो ये मॉन्स्टर होते हैं इनका साफ सफाया करते हैं, इनको मारते हैं, सिटी को सेफ रखते हैं, तो क्या तुम हमारी टीम के अंदर आओगे। तो रूडो का देखो यहाँ पे सिंपल सा गोल है, उसको ऊपर जाना है, अपने बाबूजी का बदला लेना है। लेकिन यहाँ पे रूडो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि जो रेंजी का बॉस है उसे शायद पता हो कि इस पिट से बाहर कैसे निकलते हैं, आखिर ऊपर कैसे जाते हैं। तो इसी आस में वो रेंजी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा, क्या रूडो ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं, क्या रूडो अपने बाप के खूनी का पता लगा पाएगा या नहीं, कि क्या होता है, कौन से हमें नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, क्या कुछ होता है और रूडो के पावर्स को लेकर हमें और क्या कुछ पता लगता है, ये सभी जानने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा आगे का चैप्टर, जो कि मैं जरूर पढ़ूंगा। लेकिन तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम इसके एनीमे के आने का वेट करोगे या फिर भी मेरी तरह जा रहे हो इसका मांगा पढ़ने, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। या